हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बेटा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। जो पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ रहे थे कि डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशन की एप्लीकेशन पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे कि कई पोजीशन होती है जहाँ पर हम लिमिटेशन का डायमेंशन का यूज नहीं कर पाते, है ना। डायमेंशन हमारे काम नहीं आ पाता। तो कौन कौन सी कंडीशन है देखिए। तो एक तो हमने पढ़ा भी था कि डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट होते हैं, है ना। जैसे नंबर्स हुए, एक्सपोनेंशियल्स हुए, पाई हुए, ये नंबर है, इनके बारे में मतलब डायमेंशन कुछ नहीं होता। तो एक तो लिमिटेशन ये होगी डायमेंशन एनालिसिस की कि जो कांस्टेंट्स है उनके बारे में डायमेंशन हमें कुछ नहीं बताता कि ये इनका कांस्टेंट्स क्या होंगे, मतलब इनके डायमेंशंस क्या होंगे, ये बेस क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है या नहीं है। तो एक लिमिटेशन तो ये होगी, ठीक है। दूसरी जो लिमिटेशन है वो ये है, देखो बेटा, हमने इसकी एक एप्लीकेशन पढ़ी थी डायमेंशन एनालिसिस की कि हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं अगर किसी सिस्टम में हमें ये पता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी कुछ एक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ना। जैसे हमने क्या था कि पेंडुलम में जैसे टाइम होता है, पेंडुलम का जो टाइम था वो डिपेंडेंट था, मतलब हमें जो फैक्टर दिख रहे थे पेंडुलम सिस्टम में, एक तो मास दिख रहा था, है ना। जो बोब का मास था वो दिखाई दे रहा था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ पेंडुलम दिखाई दे रही थी, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन का इंटरेक्शन था। तो हमें ये तीन फैक्टर दिखाई दे रहे थे, है ना। और हमने ये सोचा कि जो टाइम पीरियड होगा ऑसिलेशन, पेंडुलम के जो ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। भाई इस पूरे सिस्टम में तीन फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, मास ऑफ द बोब, लेंथ ऑफ द रोप ऑफ पेंडुलम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन चीजों पे हमने ये क्या था कि जो टाइम होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड पावर ले ली थी हमने ये कि जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंडेंट है, और कितना डिपेंडेंट है ये तो हमें निकालना था, उसी से तो फॉर्मूला बनेगा। और ये ए था वो हमें डिपेंडेंसी दे रहा था। इसकी ए एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और हमें दिखाई दे रहा था कि लेंथ है उस पर भी डिपेंड हो सकता है। तो हमने ये ली थी कि लेंथ की पावर हमने मान ली थी बी, है ना। कि जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन है, टाइम पीरियड ऑफ oscillation of a pendulum depends upon mass of the bob, length of the rope and accretion due to gravity, और इसके ऊपर डिपेंडेंसी हमने ले ली थी सी, ठीक भाई। और फिर हमने क्या किया था बेटा, हमने इसको प्रोपोर्शनलिटी वाले साइड को हटाकर एक कांस्टेंट लगाकर इक्वल टू लगा दिया था, यही किया था। अब देखो, और इससे हमारा फॉर्मूला आ भी गया था। हमने फिर इसका दूसरा जो स्टेप था वो क्या था, जो ये फिजिकल क्वांटिटी है जिनके ऊपर ये फिजिकल, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो फिजिकल क्वांटिटी राइट हैंड साइड वाली फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, उनको हमें क्या लिखना है, डायमेंशन फॉर्म लिखना है। तो इधर भी डायमेंशन फॉर्म में और इधर भी डायमेंशन फॉर्म में। और बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर इन इक्वेशन दो फिजिकल क्वांटिटी या दो टर्म इक्वल है तो उनके डायमेंशन भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और फिर हमने यहाँ पे डायमेंशन इक्वल करके इनके इनके बीच का रिलेशन निकाल दिया था और हमारा फॉर्मूला बन गया। देखते हैं कैसे। जैसे हमने ये किया था बेटा, टी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, सॉरी एम जीरो एल जीरो, इसको ऐसे लिखो एम जीरो एल जीरो और टी वन। बट टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी जिस बेस क्वांटिटी टाइम है ना, तो मास लेंथ उसमें होगा नहीं, सिर्फ क्या होगा, टाइम होगा। तो इसका डायमेंशन छोड़ना पड़ेगा ये, ठीक है भाई। के कांस्टेंट है, इसको अवॉइड करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। ये जो फिजिकल क्वांटिटी ये क्या है, मास है, तो इसका जो डायमेंशन छोड़ना होगा वो क्या होगा, एम एल टी हमने लिख रहे, चलो ठीक है। ये एल है, ये क्या है भाई, ये लेंथ है, और लेंथ अपने आप एक बेस क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन छोड़ना हम ऐसे लिख सकते हैं एल, ठीक, वन वन, ठीक है। जी क्या है बेटा, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी क्या है बना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मैंने ये कहा था कि अब देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो वर्ड है ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसका सिर्फ इतना कहना है कि भाई ये जो कारण है, ये जो एक्सीलरेशन होगा बॉडी में, ये सिर्फ किसी वजह से होगा, ग्रेविटी नेचर के कारण, है ना। तो इसका मतलब है तो एक्सीलरेशन ही, है ना। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी कोई इश्यू है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी हो, कोई वेलोसिटी हो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा, यूनिट भी सेम रहेगी। तो ये जो जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशन होगा वो एक्सीलरेशन वाला ही होगा। और एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है बेटा, वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है एक्सीलरेशन का, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ। तो ये बनेगा लेंथ अपॉन में टाइम का स्क्वायर, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा बेटा एम जीरो एल टी माइनस टू, और इसका होगा सी,
ठीक है। अब हमने सारी फिजिकल क्वांटिटी को उनकी डायमेंशन फॉर्म में लिख दिया, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि m की पावर इधर की इधर है, m की पावर कितनी बन जाएगी, a बनेगी, ठीक है। l की पावर b और ये इधर एक है ना, तो b प्लस c और जो t है उसका क्या बढ़ेगा बेटा, माइनस का 2c। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला बन गया भाई, ठीक है। और इधर क्या था बेटा, m0 l t 1। अब अगला जो स्टेप था अपना वो क्या था, हम जो ये डायमेंशन है इनको सबको क्या कर रहे थे, इक्वल पुट कर रहे थे। अब इनको इक्वल पुट करेंगे बेटा तो क्या होगा, हम तीन इक्वेशन गेट करेंगे। देखो a इक्वल टू 0, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, जब l लेंथ के डायमेंशन इक्वल पुट करेंगे तो b प्लस c इक्वल टू 0, ठीक, और माइनस 2c इक्वल टू माइनस 1, ठीक भाई, माइनस 2c क्या हो जाएगा 1। ओके, अब देखो इससे हमने क्या बना दिया बेटा, इससे हमने बना दिया कि अब हमारे ए बी सी के रिलेशन आ जाएंगे कि ए की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे सी की वैल्यू हो जाएगी 8 और सी की वैल्यू जब इसमें पुट करें तो बी की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। तो रिलेशन बन गया था t इक्वल टू, ये स्मॉल t है, 2 पाई k अंडर रूट l बाई g, और यहाँ पर जो k था वो क्या था 2 पाई, ठीक। तो ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट कर दिया था और इससे हमें पता चला था कि जो टाइम पीरियड होगा वो लेंथ के ऊपर क्या है, हाफ पावर के ऊपर डिपेंडेंट है, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इनवर्सली हाफ पे डिपेंडेंट है ना। अब देखो, अब बात ये है भाई, अब जरूरी नहीं है कि हम हर पोजीशन में सिर्फ 1 2 या 3 ही मिले, हो सकता है 4 मिल जाए, हमें 4 फैक्टर भी तो मिल सकते हैं। अब अगर इस केस में देखिए, देखो इस केस में अगर एक फैक्टर बढ़ा सकते हैं हम, देखो ये पेंडुलम का केस है, और पेंडुलम में ये जो बता रहा है, ये जो इक्वेशन बता रही है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास, लेंथ एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक भाई। अब देखो अगर मैं एक फैक्टर और बढ़ा दूं कि ये जो टाइम पीरियड होगा ये एयर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा ना भाई, जो पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड ऑसिलेशन, अगर हवा चल रही है तो उस हवा जो विंड पावर है या विंड वेलोसिटी उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ एयर, इसकी पावर ले ली हमने डी, डिपेंडेंसी क्या है डी से निकालेंगे, ठीक है। अब इस केस में देखिए बेटा, देखो इक्वेशन इधर कितनी इक्वेशन बढ़ेगी, 3 इक्वेशन, और वेरिएबल कितने होंगे हमारे पास, 4 वेरिएबल होंगे ए बी सी डी। अब आपने मैथ में पढ़ा होगा कि इस केस में जब 4 हमारे पास क्या हो वेरिएबल हो और 3 इक्वेशन हो तो हम 4 वेरिएबल नहीं निकाल सकते, 3 इक्वेशन से सिर्फ 3 ही वेरिएबल निकल सकते हैं। तो इस केस में अगर फैक्टर 3 से ज्यादा है तो इस केस में ये जो मेथड है डायमेंशन मेथड ऑफ, इसकी जो एप्लीकेशन है डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला बाय डायमेंशन एनालिसिस, ये क्या हो जाएगी, काम नहीं करेगी बेटा, क्योंकि यहाँ पर 4 हो गए वेरिएबल, और 4 वेरिएबल और 3 इक्वेशन बढ़ेगी, और 3 इक्वेशन है 4 वेरिएबल है, तो हम चौथा वेरिएबल नहीं निकाल सकते, मतलब हम क्या हो जाएगी, हेल्पलेस हो जाएगी इस केस में। तो ये लिमिटेशन इसकी कि ये जो एनालिसिस है, ये जो मेथड है, ये सिर्फ 3 फैक्टर्स तक काम करता है ना, 3 फैक्टर्स तक काम करेगा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो 3 फैक्टर पे डिपेंडेंट है तो हम उनका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, अगर चौथी आ गई तो ये काम नहीं करेगा। तो ये थी इसकी लिमिटेशन, ठीक। अब देखो एक लिमिटेशन ये भी है कि कई बार क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, लोगारिथम फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, तो उस केस में भी ये काम नहीं करेगा भाई, ठीक है। तो जो डायमेंशन एनालिसिस है वो ट्रिग्नोमेट्रिक केस में, उसमें लोगारिथम में, देखो अगर हम ऐसे करें कि समथिंग देयर इज ए क्वांटिटी ए दैट डिपेंड्स अपॉन टेंजेंट एन, है ना, टेंजेंट एन एक्सपोनेंशियल एक्स, ठीक है, और लोगारिथम p, ठीक। अब देखो इन फंक्शन में जो डायमेंशन है लोगारिथम एक्सपोनेंशियल टेंजेंसी, इस केस में भाई ऐसे हो सकता है, देखो कोई क्वांटिटी है वो लेंथ के टेंजेंट के ऊपर डिपेंडेंट है ना, या फिर डिस्प्लेसमेंट के एक्सपोनेंशियल पे डिपेंडेंट है, ठीक है, या फिर पावर के लोगारिथम पे डिपेंडेंट है। लेकिन इसके इन फंक्शन के लिए, टेंजेंट के लिए, एक्सपोनेंशियल के लिए, लोगारिथम के लिए कोई क्लियर डायमेंशंस व्यू है ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में भी हम हेल्पलेस, तो ये भी क्या होगी, इसकी लिमिटेशन होगी।
कि अगर कोई इक्वेशन है उसमें ये फंक्शन है टेंजेंट एक्सपोनेंशियल लोगरिथम एक्सेट्रा, तो हम ये काम नहीं करेगा ये डायमेंशन, ठीक है। अब एक ये भी है भाई, देखो 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 हमने एक फॉर्मूला निकाला था अभी, तो देखो चौथी लिमिट पढ़ रहे हैं हम इसकी, कि हमने एक फॉर्मूला निकाला t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये फॉर्मूला ड्राइव किया है, ठीक है, ये फॉर्मूला अभी ड्राइव किया है। अब हमेशा फॉर्मूले सिर्फ इस एक टर्म में थोड़ी निकलते भाई, ये फॉर्मूला भी होता है s इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है जिसको इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हो आप, है ना। यहाँ पर यू क्या है, वेलोसिटी है, टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन है और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब ये जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला हम डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। ये जो डायमेंशन एनालिसिस है या डायमेंशन मेथड है या डायमेंशन अप्रोच है, ये सिर्फ वो फॉर्मूले डेराइव कर सकती है जिसमें क्या हो, एक सिंगल टर्म हो, मतलब एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ फॉर्मूला या इक्वेशन वी कांट डेराइव, ठीक। तो ये ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो दो टर्म होगी, एक ut और एक हाफ ए टी स्क्वायर, और इनके बीच में ऑपरेशन क्या है, एडिशन का। तो इस केस में भी ये डायमेंशन एनालिसिस नहीं करेगी, डायमेंशन एनालिसिस काम नहीं करेगी। मतलब हम ऐसे फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम एक सिंगल टर्म के एक सिंगल एक साइड में सिर्फ एक सिंगल टर्म हो, उस केस उस टाइप के फॉर्मूले हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक। दैट इज द लिमिट ऑफ द डायमेंशन अप्रोच। अब एक लास्ट अप्रोच ये भी है कि डायमेंशन है हमें ये बताता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कोई वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है, और ये इसका जो डायमेंशन होता है भाई, इसका फॉर्म होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और इसका डायमेंशन फॉर्म में बनता है बेटा m l t माइनस 2 और ये डायमेंशन फॉर्मूला बनता है, मतलब इसकी डायमेंशन क्या है 1 2 माइनस 2, ठीक है। तो अगर देखिए तो देखो ये जो डायमेंशनल अप्रोच है हमें सिर्फ एक चीज बता रही है कि भाई साहब ये जो वर्क होगी, ये जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, ये वर्क है, ये डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब आपको पता है डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी मतलब दैट मेक ऑफ फंडामेंटल, है ना, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, उनसे मिलकर जो क्वांटिटी बनती है उनको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। तो वर्क हमारी एक डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है, मास पे, लेंथ पे और टाइम के ऊपर, ये बात बता रहा है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला। और कितना डिपेंडेंट है भाई, मास पर 1 है, लेंथ के ऊपर 2 है और टाइम के ऊपर -2 है, सिर्फ ये बात बताइए। डायमेंशन ने सिर्फ ये 2 बातें बताई है कि ये जो कोई डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड है और कितनी डिपेंडेंट है, किस प्रकार डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये बात बताती है सिर्फ डायमेंशन हमने ये नहीं बताती कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी होगी ये स्केलर होगी या वेक्टर होगी, यानी कि अगर इनकी स्टडी करें तो हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। मतलब इनकी स्टडी में जैसे वर्क है, वर्क हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है ना, वर्क की जो स्टडी होगी आप आगे पढ़ोगे तो हमें कोई डायरेक्शन वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन ये विजन इस डायमेंशन एनालिसिस से हमें नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन डायमेंशन देखो हेल्पफुल है, हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी, कई कंडीशंस में ये हमारी काफी हेल्प करता है। फॉर्मूला ड्राइव करना हो, करेक्टनेस देखनी हो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना हो, तो ये डायमेंशन एनालिसिस काफी हमारे लिए यूजफुल है। लेकिन कई जगह पर भाई ये काम नहीं भी करती। तो ये जो 4-5 कंडीशन थी, इनके अगर आप इस स्टेट में हो तो ये काम नहीं करेगी, ठीक है। तो वर्क जो लास्ट थी इसकी लिमिटेशन ये है कि डायमेंशन एनालिसिस हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ये नहीं बताती कि स्केलर है या वेक्टर है। मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी में डायरेक्शन लेना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या बिना डायरेक्शन काम चल जाएगा या डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। ओके, दीज आर द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस।